नमस्कार, मैं हूं हरिओम त्यागी। आप देख रहे हैं ऑब्जर्वर डोम की खास पेशकश सुपर 100। सुपर 100 में आज हमारे साथ हैं विनोद कुमार गौड़। विनोद कुमार गौड़ राष्ट्रीय बीज निगम के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक। राष्ट्रीय बीज निगम देश के किसानों को उन्नत बीज पहुँचाकर देश की अर्थव्यवस्था में और विकास की एक नई कहानी गढ़ रहा है। चलिए हम बात करते हैं राष्ट्रीय बीज निगम के अध्यक्ष विनोद कुमार गौड़ से। विनोद कुमार गौड़ जी, आपका इस प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। विनोद कुमार गौड़ जी, सबसे पहले हम तो किस तरह के चैलेंजेस और किस तरह की समस्याओं का सामना आपने किया यहाँ पर और कैसे पहुँचे, थोड़ा उसका ब्रीफ बताएं हमें दोस्तों। मैं उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल ज़िले को बिलोंग करता हूँ और मेरा जो गांव था वो नई डांडा ब्लॉक के बहुत ही एक छोटा सा गांव है गवानी, और वहीं पे एक जनता हाई स्कूल था उस समय। वो वहाँ पे मैंने अपनी 10वीं की परीक्षा पास की। उसके बाद वहाँ से लगभग 15 किलोमीटर दूर पे राजकीय इंटर कॉलेज बड़खेत था जो कि दूसरे ब्लॉक में था। वहाँ जाके मैंने 12वीं की साइंस में परीक्षा उत्तीर्ण की। उसके बाद मेरा पंतनगर विश्वविद्यालय में एडमिशन हुआ। वहाँ से मैंने MSc एग्रीकल्चर में की। फिर मैं नेशनल फर्टिलाइजर करके उर्वरक, भारत सरकार के उर्वरक मंत्रालय के अंतर्गत एक कंपनी आती, वहाँ पे मैं मैनेजमेंट ट्रेनिंग के रूप में सेलेक्ट हुआ। वहाँ पे मैं 20-22 साल काम करने के बाद फिर मैं नॉर्थ ईस्ट में ब्रह्मपुत्रा वैली फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन में एज ए जनरल मैनेजर और DGM 2 पदों पे मैंने काम किया। तो क्योंकि जो CMD बनने के लिए आपको एक पर्टिकुलर पे स्केल की ज़रूरत होती है जी, तो DGM और GM का मेरा पे स्केल जो था उसके लिए मैं बोर्ड भी जो होती हैं पब्लिक सेक्टर की कंपनियां, उनके बोर्ड के लेवल पे सिलेक्शन के लिए उसको अनुभव होता है 2 साल का इस DGM या GM के स्केल का। तो इसलिए मेरा सिलेक्शन फिर पब्लिक एंटरप्राइज सिलेक्शन बोर्ड में मेरा इंटरव्यू वगैरह हुआ। उसमें मैं 2010 में मैं जो भारत सरकार की कृषि मंत्रालय के अधीन में एक दूसरी कंपनी थी, स्टेट फार्म कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, उसका मैं CMD बना। उस बीच मेरा सिलेक्शन फिर NSC में हो गया। तो NSC के जो CMD वो थोड़ा पहले ही चले गए, तो फिर मेरे को इसका अतिरिक्त कार्यभार मिला वहाँ के CMD रहते हुए SFCI के। और इस बीच जो है फिर जब मैं यहाँ आ गया तो उसका CMD बन गया मैं NSC के बनने के बाद। तो SFCI का मेरे को अतिरिक्त प्रभार दे दिया गया। तो लगभग 1 साल मेरे पास दोनों कंपनियों का जब प्रभार रहा, तो इसका हमने सन 1978 से एक आइडिया चल रहा था कि 2 कंपनियां क्यों रखें, एक कंपनी होनी चाहिए। कई कमेटियां बैठी इस पर, लेकिन समय, हर चीज़ का समय निर्धारित होता है। तो 2014 में हमने इसका विलय जो है दोनों कंपनियों को एक कर दिया, और अब वो स्टेट फार्म कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया भी अब NSC की में ही विलय हो गया। तो 1-1-14 से जो है वो एक कंपनी हो गई है। तो सफ़र काफ़ी चैलेंजिंग था, और क्योंकि मेरी बैकग्राउंड जो है एक गांव की थी, छोटे से गांव की थी, और आप ये लगाइए कि वहाँ पे गढ़वाल में ही गढ़वाली ही बोली जाती थी। तो हमारे लिए हिंदी बोलना भी बहुत रेयर होता था, बहुत कम बोलते थे। उसके बाद तुरंत पंतनगर आए, वहाँ पे इंग्लिश में पढ़ाई हुई। उसके बाद फिर चैलेंजेज फर्टिलाइज़र का दोनों टाइम था, कभी गलत हो जाता था तो कभी शॉर्टेज होती थी, दोनों को मैनेज करना, दोनों रूप में किसानों को समय पे खाद पहुंचाना। तो उससे ये सब व्यवस्थाएं मतलब ज़्यादातर किसान के को ध्यान में रखते ही काम किया, और ऊपर वाले की ऐसी मेहरबानी हुई कि किसानों की दुआएं लगी कि हम 49 साल में ही CMD बन गए थे। क्योंकि जनरली CMD आदमी 55-56 या 2-4 साल ही मिलते हैं। तो हम आप सब लोगों की दुआओं से मतलब 11 साल का CMD का काम करने का मौका मिला। गौड़ साहब, जैसे आप देखते हैं, हम सब भी देखते हैं कि कृषि भारत की आत्मा है और भारत की आधे से ज़्यादा आबादी कृषि पर ही निर्भर है। लेकिन इस सब के बावजूद भी कृषि को आज भी उपेक्षित नज़र से देखा जाता है। क्या कारण है इसके पीछे? कृषि का सबसे जो मुख्य मुझे लगता है कि एक हमारा जो हमारे देश में ज़्यादातर किसान स्मॉल और मार्जिनल, लगभग 85-86% किसान मार्जिनल हैं, और इनकी कोई ध्यान तो दिया गया, लेकिन उसका क्रियान्वयन जो होना था, जो इम्प्लीमेंटेशन है वो प्रॉपर मुझे लगा कि नहीं हो पाया।
और एक जो सोच होनी चाहिए कि भाई छोटे किसान को मद्देनज़र रखते हुए जो सोच थी, मेरे को लगता है कि उसको समय से एड्रेस नहीं किया गया। वर्तमान में काफ़ी काम इसके ऊपर हो रहा है और लोग मतलब सिंसियरली काम कर रहे हैं हम लोग। तो भाई जो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स हैं इनको कैसे इकट्ठा किया जाए, तो उसके लिए संस्थाएं भारत सरकार के कृषि मंत्रालय के अधीन जो हैं, जैसे फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन पर विशेष ध्यान दे रही है भारत सरकार। ये किसानों को इकट्ठा करें, इनका एक ऑर्गेनाइजेशन बनाए और वो जो संस्था है, जो ऑर्गेनाइजेशन बनेगा लगभग 1000 किसानों का, 500 किसानों का, वो इनको जो साधन चाहिए इनपुट, उसका विशेष ध्यान दे, जैसे बीज, खाद, पानी। तो कुछ किसान इकट्ठा होकर इसको इकट्ठा कर लें और उसके बाद जो है जो प्रोड्यूस बने वो भी एक कुछ क्वांटिटी में बने, मतलब कुछ मात्रा रहे जहाँ की उसका ग्राहक सीधे जाए। क्योंकि जब सपोज एक किसान है और 100 किसान है तो उसको खूब मिल जाता है 100 किसानों का जो उत्पाद है, तो उसका भी उसमें इंटरेस्ट जगता है। इस तरह से FPO का कॉन्सेप्ट भारत सरकार इसको था कॉन्सेप्ट, लेकिन इसका जो इम्प्लीमेंटेशन है उतना सिंसियरली नहीं हो रहा था। अभी फोकस दिया जा रहा है और हमारा एक कोई बड़ा फोरम भी नहीं था किसानों का, कि जो जैसे आप देखेंगे हर इंडस्ट्री के बड़े बड़े फोरम हैं जो कि उसको करते हैं, उसका फोकस बनाते हैं, जैसे इंडस्ट्री वालों का है और उनका है। तो किसानी को कुछ, और दूसरा ये है कि किसानों का कोई ऐसा फॉर्म नहीं है, ऐसा फॉर्म नहीं बन पाया कि जो अपनी बात को रख सके, और दूसरा क्या है कि जो सबसे मेन बात जो है कि हमारा जो प्रोड्यूस है इसमें बहुत ज़्यादा लोग, आप ये समझ लीजिए कि 100% पॉपुलेशन डिपेंड रहती है हमारे जो सेक्टर है। अब आप यदि हमारा ईंट, सीमेंट वगैरह वाला तो जो लोगों के पास होगा, लेकिन आपके खाना तो हर एक को चाहिए, सबको चाहिए। तो उसकी वजह से क्या हुआ कि जो कंज्यूमर रहा ना वो भारी पड़ा प्रोड्यूसर पे। जो अर्बन पॉपुलेशन है ना, वो जब भी, अब आप देखोगे थोड़ी सी भी रेट ऊपर हो गए तो हल्ला मच जाता है कि साहब रेट ऊपर हो रहा है। लेकिन जब रेट घटता है तो उसको कितनी पॉपुलैरिटी मिलती है, कितना फोकस मिलता है। तो किसान रेट जब घटता है तो किसान मारा जाता है। थोड़ा सा किसान रेट का ऊपर होगा तो सारे कंज्यूमर चिल्लाने लगते हैं जी महंगा हो गया, ये हो गया। तो एक प्रॉपर तारतम्य की कमी रही, मतलब जो कस्टमर और कंज्यूमर और प्रोड्यूसर में, इसलिए थोड़ा सा ये उपेक्षित हो जाता है। हाँ, किसान को, मतलब किसान को पैसा नहीं मिल पा रहा है, नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि वो लोग महंगाई देखने लगते हैं और कृषि करने में आज का युवा फिर इंटरेस्ट नहीं लेता। अच्छा, देश की जो अर्थव्यवस्था है वो आज की तारीख में देखा जाए तो कृषि को बड़ा योगदान दे रही है, और कृषि के लिए उन्नत बीज, मतलब एक अच्छी फसल हो और फसल के लिए उन्नत बीज की जरूरत है। तो राष्ट्रीय बीज निगम किस तरह से किसानों की सहायता कर रहा है उन्नत बीज लगाने? राष्ट्रीय बीज निगम, आपने सही कहा कि बीज का बहुत बड़ा योगदान है। और मैं आपको बताऊं तो बीज ही मेन चीज़ है। जो यदि सपोज आपने कोई घटिया क्वालिटी का बीज लगा दिया या कोई सही वैरायटी का बीज नहीं लगा, तो आपके बाकी जो संसाधन है उनका भी दुरुपयोग है, सब बर्बाद हो गया वो। अगर बीज ही नहीं उगलेगा तो कुछ भी, हाँ, या बीज उगा भी और वो जो है सपोज किसी का पोटेंशियल 20 क्विंटल है, किसी का 10 है, आपने 10 क्विंटल वाला लगा दिया तो उसमें आप उतनी ही खाद डालें तो आपको 20 क्विंटल के बजाय 10 ही मिलेगा, आप सीमा भी कुछ कर लो, कुछ भी कर। तो बीजों का बड़ा महत्व है और इसीलिए क्या देखा गया सन 63 से पहले कि भाई रिसर्च तो हो रही थी लेकिन किसानों तक बीज नहीं पहुंचाया जा रहा था। तो उस समय फिर ये सोचा कि भाई एक ऐसी संस्था हो कि जो रिसर्च के जो हो रहा है उसको किसानों तक पहुंचाए। तो 63 में इसका राष्ट्रीय बीज निगम का किया गया, बनाई गई। और हाँ, और राष्ट्रीय बीज निगम ने जितना भी हमारे स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हैं या जो ICR इंस्टीट्यूट है, इनमें जो भी नई फसलें, मतलब फसलों की जो भी वैरायटी निकली, उनको हमने अपने इसको मल्टीप्लाई किया और इसको हम किसानों तक ले गए। और उस बीज की वजह से ही जो है हम लोग जो है आज आप देख रहे हैं कि भंडार बढ़े हुए अन्न से। और मेनली राष्ट्रीय बीज निगम का जो अभी भी योगदान है इसमें दो चीज़ें है कि जिस जो कहते हैं जहाँ कोई नहीं जाता वहाँ हम जाते हैं। तो जहाँ भारी भरकम बीज है, सस्ता बीज है, तो उसमें प्राइवेट सेक्टर को इतनी कमाई तो है नहीं, तो वो, और इसमें पल्लेदारी या लदाई वगैरह, जो अब गेहूँ ही लगा लीजिए, अब गेहूँ का 1 ट्रक और 2 किलो टमाटर का बीज में प्रॉफिट बराबर है। तो आदमी 2 किलो टमाटर का बीज तो पोस्टल सर्विस से भी भेज देगा, लेकिन अब कितने ट्रकों की व्यवस्था करनी है,
क्या करनी, जितने भी फूड सिक्योरिटी के जो भी हमारे हैं, गेहूँ है, धान है, तो जो हाई वॉल्यूम लो वैल्यू क्रॉप है उसमें एनएससी पूरा योगदान दे रही है। तो सीड इंडस्ट्री में 2 सेगमेंट है, मतलब हाई वॉल्यूम लो वैल्यू, जिसका वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है वैल्यू कम है, और दूसरा सेगमेंट है कि वॉल्यूम तो बहुत छोटा है लेकिन वैल्यू बहुत ज़्यादा है। अब एक टमाटर का बीज जो है आप ये लगा लो कि करीब 30,000 से लेके 1 लाख रुपए तक है किलो, और आप गेहूं का 1 किलो लगा लो 30 रुपए। 30 रुपये, तो बहुत डिफरेंस है। तो अब उस 30,000 में कितना बड़ा ट्रक चाहिए, और 30,000 का यदि टमाटर का है तो वो 1 किलो की थैली चली गई कोरियर से। हाँ, इसी से मेरा एक सवाल और ध्यान में है जी। जैसे देश हमारा बहुत बड़ा, भारत देश काफ़ी बड़ी संख्या भी है और बड़ा भी है, क्षेत्र भी काफ़ी बड़ा है इसका, और एरिया भी कहीं पहाड़ है तो कहीं समतल है, कहीं पर घाटियाँ हैं। तो बीज को पहुँचाने के लिए हर कोने कोने से, जैसे आपने कहा कि भी हम पहुँचाने का कार्य करते हैं, तो किस तरह के चैलेंजेस या किस तरह की समस्या का सामना करना पड़ रहा है, और क्या आपने इसका कुछ अल्टरनेट भी निकाले? सपोज करिए यहाँ से अब आपको किसी पहाड़ी एरिया में पहुँचाना पड़ेगा तो आप शायद ट्रक में ना जा पाए, तो उसके बारे में कैसे चैलेंजेस फेस कर रहे हैं और क्या क्या व्यवस्था आप कर रहे हैं? राष्ट्रीय बीज निगम क्या उसके लिए प्रयास कर रहा है? हमारा देखो बीज बनाने का ये है कि ये सबसे बड़ी कंपनी भारत सरकार की है, और भारत में आज की डेट में भी वैल्यू वाइज और वॉल्यूम वाइज सबसे बड़ी कंपनी है बीज के क्षेत्र में। तो और हमारे पास लगभग 55,000 एकड़ जमीन है, जिसको मैं कभी कभी बोलता हूँ कि मैं इस देश का सबसे बड़ा किसान हूँ। 55,000 एकड़ जमीन में हम खुद खेती कर रहे हैं। तो बीज में जो ज़्यादातर 3-4 क्वालिटी होती है, जैसे सबसे पहले होता है प्रजनक बीज, उससे पहले न्यूक्लियस बीज, फिर प्रजनक, फिर आधारीय बीज, और फिर सर्टिफाइड। ये सर्टिफाइड बीज जाता है किसानों को। तो जो आधारीय बीज और प्रजनक बीज हैं ये हम अपने फार्मों पे बनाते हैं, और इस बीज को ले जा करके हम जगह जगह किसान जो हमारे बीज उत्पादक हैं, पंजीकृत बीज उत्पादक, हम उन किसानों को ये बीज देते हैं। वहाँ पे हम जो है फाउंडेशन सीड से जो आधारीय बीज है इससे प्रमाणिक बीज बनाते हैं। तो इस बीज प्रमाणिक बीज जब हम कोशिश करते हैं कि देश के हर जगह, हमारे लगभग करीब 80-70 जगह पे हमने सीड गोदाम है हमारे, जहाँ के हम बीज पैदा कर रहे हैं, वहाँ पे हम बीज बनाते हैं, वहीं प्रोसेसिंग करते हैं, और फिर वो प्रमाणित बीज जो राज्य के जो प्रमाणीकरण संस्था है उनके द्वारा प्रमाणित होती है, उस बीज को फिर हमने हर क्षेत्र में, या तो हम किसान मेले में पार्टिसिपेट करते हैं उसके द्वारा किसानों तक पहुँचा रहे हैं, या हम स्टेट गवर्नमेंट के जो सीड कॉरपोरेशन है या स्टेट गवर्नमेंट की जो स्कीम्स हैं उनमें इनको पहुंचाते हैं, या हमने कोशिश की है पिछले 3 साल में कि हम लगभग करीब 3,000 हमारे वितरक हैं, डीलर बना रखे हैं हमने, तो उनके माध्यमों से हम ये बीज पहुंचा रहे हैं। तो कोशिश करते हैं कि हर जगह ये एनएससी का बीज, और इसके अलावा भारत सरकार की कई योजनाएं हैं जिनमें हम बीज जो है इंटीरियर एरिया तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। इवन एक नॉर्थ ईस्ट में भी हमने गुवाहाटी में अपना बहुत बड़ा गोदाम बनाया है, अभी 30,000 क्विंटल, तो वहाँ से फिर हम नॉर्थ ईस्ट के सारे क्षेत्रों में गए। अच्छा, अभी पिछले समय गौर साहब हमने देखा कि तिलहन मतलब तेल काफ़ी महंगा था, दाल भी कभी कभी काफ़ी महंगी आती है, तो मुझे हमें लगता है या इनकी भी पैदावार बढ़नी चाहिए, इनकी भी उन्नत यदि बीज पहुँचते होंगे तो इनके बीजों के लिए, इनके उन्नत किस्म की फसलों के लिए ये बीज निगम क्या क्या कार्य करता है? तेल का जो तेल की जो तिलहन और तिलहन का जो मेन जो मैं आपको बताऊं, तिलहन में सबसे बड़ी दिक्कत क्या थी, और अभी भारत सरकार ने बहुत बड़ा निर्णय लिया, हो सकता है कि आपको पता भी हो गया कि ब्लेंडिंग बंद करा दी है सरसों में। जी जी। सबसे बड़ी दिक्कत क्या थी कि तेल में, और हमने इसको पिछले 3-4 साल से इस चीज़ के लिए काफ़ी प्रयास किया कि हमारे को समय से तिलहन का जो है ठीक से कीमत नहीं मिल रही थी ब्लेंडिंग की वजह से। तो आज की डेट में अब आप देखेंगे इस बार सरसों पे बहुत जोर है, क्योंकि सरसों क्या भी अब भारत सरकार ने निर्णय लिया कि सरसों के तेल में कोई तेल की जो है मिलावट नहीं होगी ऑफिशियली। तो ये बहुत बड़ा निर्णय है। इससे आप देख रहे होंगे कि सरसों की कीमत जो है इस बार किसानों को अच्छे रेट मिल रहे हैं, और इस बार आप देखेंगे क्योंकि सरसों एक ऐसी तिलहन जो भी फसल है इसमें इनपुट कॉस्ट बहुत कम है। तो यदि माना इसके समुचित दाम मिलने लगे किसानों को, तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में ये जो हमारा इस बार सरकार ने जो निर्णय लिया है ये मील का पत्थर होगा। लोग जो है तिलहन की खेती पे अब जाने लगेंगे, क्योंकि उनको यदि समुचित मूल्य मिलेगा वो अपना करेंगे। एनएससी का जहाँ तक सवाल है, हमने तिलहन के बीजों पे बहुत ज़्यादा फोकस दिया है, और पहले हम सीरियल्स पे हमारा ज़्यादा था, लेकिन अब हम तिलहन और दलहन
कितना कुछ दोनों। एक आइडिया तिलहन और दलहन का कितना मतलब सरसों का या तिलहन का कितना डिस्ट्रीब्यूशन किया बीज? लगभग तिलहन का लगभग करीब 2 लाख क्विंटल और इसका 3.5 लाख दलहन का बीज हम बनाते हैं। और आप सरप्राइज करेंगे लास्ट ईयर, क्योंकि सरसों का तो बीज ही बहुत कम लगता है, 5 किलो लगा लीजिए 1 हेक्टेयर में। अच्छा, 2 किलो माने 1 एकड़ में। तो हमने पिछले साल 52,000 क्विंटल बीज वितरित किया। तो आप उसको मल्टीप्लाई कर लीजिए कितने एकड़ में होगा 2 किलो के हिसाब से। और इस बार हमारा जो हमारे पास है लगभग हम 65,000 क्विंटल सरसों का बीज जो है मार्केट में निकालेंगे इस बार। तो इसमें हमने बहुत, और दलहन में भी हम पूरा ध्यान दे रहे हैं कि दलहन की फसलों में, और विशेषकर भारत सरकार ने जो भी इस बार जैसे मसूर पे ध्यान दिया है कि मसूर पे ज़्यादा जोर दीजिए। आप देखेंगे हमारा मूंग उड़द पे हमने विशेष ध्यान, और इस बार चने पे भी हम लोग जो है, तो ये सब दलहन के बीज भी हम, अरहर के बीज हम वो कर रहे हैं। तो बीजों में भी यही है कि यदि हम अपना प्रोडक्शन बढ़ा लें, और जिसपे कि सरकार का ध्यान है, नेशनल NFSM बोलते हैं, नेशनल मिशन ऑफ फूड सिक्योरिटी, इसमें इस बार दलहन और तिलहन पर विशेष फोकस दिया जा रहा है। और हमारा मंत्रालय, हमारे मंत्री जी जो है इसके बड़ा सीरियसली रिव्यू कर रहे हैं। और मंत्री जी के प्रयास से ये जो है इस बार जो ब्लेंडिंग बंद हुआ है, ये बड़े, इसमें कई संस्थाएं जुड़ी होती हैं। तो जैसे कॉमर्स मिनिस्ट्री है, हमारी मिनिस्ट्री है, FSSAI है जो स्टैंडर्ड वाले हैं, सबको एक आ करके तो ये शुरुआत की है कि भाई ब्लेंडिंग बंद किया जाए, और वो सरसों से शुरुआत हो गई है। मुझे लगता है कि आने वाले समय में यदि सरसों का उचित मूल्य मिले तो एटलीस्ट सरसों का तेल तो महंगा नहीं होगा। हाँ, मतलब क्वालिटी में सरसों तेल मिलेगा। अच्छा, जैसे सरकार या जैसे आप लोग हैं बीज भी रहे हैं, अच्छा ठीक है, लेकिन जो प्राइवेट एजेंसीज हैं, प्राइवेट जो कंपनियां हैं, वो भी बीज मार्केट में बेचती हैं या किसानों को बेचती हैं। तो एक आज की तारीख में बीजों में मिलावट बड़ी समस्या है। तो उन बीजों के मिलावट को रोकने के लिए कोई ठोस उपाय आप बनाया है सरकार ने, या आपकी तरफ से कोई इनिशिएटिव लिया जा रहा है, या किस तरह से मतलब आप इसको देखते हैं? ऐसा इसमें 2 चीज़ें हैं, एक तो उपलब्धता होनी चाहिए, और दूसरा प्रचार प्रसार की ज़रूरत है। तो और तीसरा जो हमारी जो अथॉरिटी है, मेनली कृषि तो एग्रीकल्चर जो है वो स्टेट का सब्जेक्ट है, तो जो भी इसकी क्वालिटी के इंस्पेक्शन वगैरह होते हैं वो स्टेट गवर्नमेंट स्टेट करती है। तो पर बीजों का इसलिए जैसे सरकार ने जो अभी स्पेशल स्कीम के थ्रू प्रयोगशालाओं को स्ट्रेंथन किया है, जो सीड टेस्टिंग लैब है उस पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। और अच्छी क्वालिटी का बीज रेडीली अवेलेबल हो, जैसे NSC का बीज हर समय रहे, उसके लिए कोशिश कर रही है। और NSC ने अभी एक नई पहल की है कि कोई NSC का जो है बीज स्पूरियस NSC के नाम पे न बेच पाए, तो हमने QR कोड करके निकाला है। तो जो भी अब हमारा एक ऐप है किसान का, तो NSC का ऐप है, किसान ने यदि उस QR कोड का फोटो लिया तो वो बोलेगा NSC का बीज है कि नहीं है। तो देखते ही जो है वो स्पूरियस सीड, तो सीड ट्रेसेबिलिटी बोलते हैं हम इसमें, उसमें आपको ये पता चल सकता है कि ये बीज बनाया कहाँ है NSC ने, उसमें पूरी जानकारी है। और यदि आपने और जानकारी ली है तो आपको ये बोला कि भाई इसका जो है पेरेंटल मटेरियल, जैसे आधारीय बीज मैं कह रहा था, कहाँ से लिया, कहाँ से प्रजनक बीज लिया, उसमें पूरा वो हमारा जो बार कोड है पूरी डिटेलिंग आ जाती है। तो ये, और वहाँ पे किस जगह पे अवेलेबल है, हमारा जो ऐप जो लोग आदमी डाउनलोड कर देगा तो उसमें उसको सीधे ही ऐप में दिख जाएगा कि भाई NSC का यहाँ पे लोकल कौन सा डीलर है, और वो उसके पास कौन कौन से बीज उपलब्ध है। तो एक किसान को जानकारी के साथ गुणवत्ता वाली बात भी आ जाएगी। और भारत सरकार मेरे ख्याल से इसको जो NSC ने पहल की है, इसको सभी पे लागू करने जा रही है। ठीक है। अच्छा, आज की तारीख में बागवानी भी एक अच्छा मतलब कृषि का एक अच्छा क्षेत्र है, सेगमेंट है। तो बागवानी के लिए भी कुछ उन्नत बीज या कुछ उन्नत किस्म की प्रजाति आप किसानों को पहुँचा रहे हैं, किस तरह से पहुँचा रहे हैं, इसके बारे में थोड़ा पता था? हमारे पास, जैसे मैंने कहा कि हमारे पास खेत है, मतलब 55,000 एकड़ ज़मीन है। तो बेसिकली हम जो है हमने अपने नर्सरी रखी है, उसमें क्या होता है कि जो विशेष तरह के जो अच्छी वैरायटी के पौधे हैं वो हमने अपने बाग में मदर प्लांट लगा रखे हैं, और उनको हम उसको प्रोपोगेट करते हैं, वहाँ पे कलम लगाते हैं, जैसे उन पे ये करते हैं, तो ग्राफ्टिंग है, बडिंग है, मतलब उनके बड़ लगा के उसको नई वैरायटी का पौधा करके। तो ज़्यादातर हम सिट्रस है, जो जैसे आपका मौसमी हुआ, नींबू हुआ, माल्टा हुआ, किन्नू हुआ, और
अंजीर आजकल बहुत कॉमन चल रहा है, और अमरूद के, आम, आंवला, काफ़ी तरह के जो है हमारे पास कलम करके वो पौधे तैयार करते हैं। और हमने एक टिश्यू कल्चर लैब जो है भुवनेश्वर में हमें, जहाँ कि हम टिश्यू कल्चर से ही बना रहे हैं लगभग। उसका पहले 10 लाख बनाते थे, अभी 20 लाख कैपेसिटी कर दी है उसकी, तो वो कर दिया है। इसके साथ साथ हम लोग अभी भारत सरकार ने एक हमको बहुत बड़ा असाइनमेंट दिया कि जो विदेशों में अच्छी क्वालिटी का अखरोट और सेब, इसके भी पौधे हम ला रहे हैं। तो NSC अपने जो हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंटों से टाई अप करके उनके थ्रू भी अपना ये पौधे जो है अच्छी क्वालिटी के पौधों को किसानों को वितरित कर रही है। अभी हमने IRI से भी टाई अप किया है, जो आम की नई वैरायटी इन्होंने निकाली है, जो कि हर साल पौधा, आम में क्या होता था 1 साल छोड़ के 1 साल फल आता है, तो अब ऐसी वैरायटी आ गई जो हर साल फल देंगे। उन वैरायटी का भी हम जो है कलम जो है अभी उनका पैरेंटल मटेरियल लगा करके अगले सालों से किसानों को वो भी उपलब्ध कराएंगे। हाइब्रिड जो है उनको भी हम जो है आगे अगले सालों से हमारा प्रयास होगा किसानों तक। तो भारत सरकार इस पर लगी। अच्छा, अभी हमने बात की जैसे बीज उत्पादन की बात की, फिर बीज सप्लाई की भी बात की हमने। बीज स्टोर मतलब जो आपका इनका संचय है, स्टोरेज है, तो वो किस तरह से स्टोरेज करते हैं आप? क्योंकि स्टोरेज भी बहुत महत्वपूर्ण है, किसी भी बीज को स्टोर करके और फिर टाइम से पहुँचाना। तो उसके बारे में क्या कार्य योजना आपकी है, फ्यूचर में क्या करना चाह रहे हैं, और अभी तक आप किस तरह स्टोर करते हैं? बीज का आपको इन जनरल बीज जो है, जो अगले साल बीज हम बेचते हैं, वो बीज हम 1 साल पहले बनाना पड़ता है। तो इस बीच क्योंकि जैसे अगले अब जैसे ये जो अक्टूबर वाला जो बीज हमारा को अभी देंगे रबी का, तो ये बीज जो है हमने पिछले साल रबी में पैदा करना पड़ता है। तो हमने इसके लिए एक तो अपना जो हमारे गोडाउन है वो आप ये देखेंगे, अब जब आप हमारे गोदाम देखेंगे तो ट्रेस बना रहे हैं, मतलब नीचे कोई उस पर वो नहीं है, तो जैसे कबूतर बैठते थे, ये बैठते थे, तो वो खराब करते थे। तो अब गोदाम वो राउंड डोम शेप में आप देखेंगे, तो वो हमने अपने गोदाम बनाने शुरू कर दिए हैं। उसके साथ ही नीचे जो है उसका प्रॉपर पैलेटिंग होती है, उसको प्रॉपर ढंग से रखा जाता है, साथ साथ उसका टाइमली प्रोसेसिंग करके उसकी समय से पैकिंग हो जाए, ताकि वो जो है जो उसमें से जो टुकड़े, जैसे जो कटा हुआ बीज होगा तो उसमें कीड़े लगने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, तो उसको समय से निकाल दिया आपने प्रॉपर उसका जो है। उसके बाद उसको फ्यूमिगेट करते हैं ताकि वो उस पर कीड़े उड़े न लगे, तो संपूर्ण, और उसका टेम्परेचर भी हम जो है मेंटेन करवाते हैं। जो हमारे बहुत कॉस्टली सीड होते हैं उनके लिए हमने AC गोदाम बनाए हुए हैं। हाँ, जो छोटा है जैसे, तो वो हमारा सिकंदराबाद में और आगरा में ये हमारे जो गोडाउन है, ये हमने एयर कंडीशन गोडाउन की। अच्छा, जैसे बीज पैदा करना, पहुँचाना, इसके साथ भी नए टाइमली नई टेक्नोलॉजी के साथ में या नए इन्वेंशन करना, वो भी बड़ा काम है। तो उस दिशा में भी बीज निगम कोई काम करता है, या कैसे इस पे काम होता है? कृषि के अंदर जो नई इन्वेंशन आती है, नई प्रजाति आती है, उनका किस तरह से कुछ होता है, उसको बता सकते हैं? प्रजाति का तो जो जैसे सपोज जो नए इम्प्लीमेंट्स आते हैं, तो वो तो हम अपने फार्मों पर डिमोन्स्ट्रेट करते हैं। जो भी नया आ रहा है, तो एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग से रिलेटेड जितने भी काम है वो तो फार्मों पे हम डिमोन्स्ट्रेट करते हैं। नए ट्रैक्टर से कोई नया टाइप का ट्रैक्टर आया है, कंबाइन आया है, या कोई कैसा इरिगेशन सिस्टम है, ये सब हम अपने फार्मों पे अगल बगल के किसानों को जाके ट्रेनिंग दे देते हैं। तो वो तो टेक्नोलॉजी वो भारत सरकार की कई स्कीम्स हैं, तो उसके थ्रू हम लोग इनको इसमें ट्रेनिंग देते हैं कि भाई अब ये नई चीज़ आ गई है, इसको यूज करने से आपकी लागत कम, लागत ट्रेवलर इरिगेशन है, ये है। तो एक काम तो ये है। वैरायटी का जो आपने बोला, बेसिकली भारत में जो है 2 सिस्टम होते हैं। एक तो भारत सरकार के, जैसे ये इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, तो इनके जगह जगह इंस्टीट्यूट है। जैसे ये भी आप पूसा कैंपस में बैठे, तो ये भी एक इंस्टीट्यूट है, उन्हीं का है। तो ऐसे बहुत जगह इंस्टीट्यूट है, तो यहाँ पे रिसर्च होती है। या दूसरा है भारत सरकार के अलावा कि स्टेट के जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, ये अपना रिसर्च करती है। इन रिसर्च में जो भी ये वैरायटी निकालते हैं, हम इनसे वो पेरेंटल मटेरियल लेते हैं, न्यूक्लियर सीड या ब्रीडर सीड, तो उसको हम अपने फार्मों पे जाके देखते हैं, चेक करते हैं। तो जो उनमें से जो अच्छी वैरायटी होती है, उनके बीज को हम फिर मल्टीप्लाई करते हैं, और वो जगह जगह हमारे जो रजिस्टर्ड सीड ग्रोवर है उनको देते हैं। वो सीड ग्रोवर का से फिर हम ले करके अपने प्रोसेसिंग प्लांट में करके और इसको फिर किसानों तक पहुँचाते हैं। तो एक बार हम अपने जब खुद अपनी खेती करके
देख लिया, जो अच्छी वैरायटी है उसको हम किसानों तक पहुँचाते हैं। तो बेसिकली शोध में हम लोग जो है इतना ही शोध करते हैं कि जो इन्होंने वैरायटी निकाली है उसमें से कौन सी अच्छी है। सपोज 10 वैरायटी निकली इस साल, उसमें से 2-4 जो अच्छी मतलब जो हमको लगा उनको हम जो है किसानों तक पहुँचा दें। अच्छा, एक सवाल ये भी है कि डे बाय डे हर चीज़ की मांग बढ़ रही है। पीछे कुछ लोगों ने ऐसे कभी बयान भी दे देते हैं कि भाई पहले लोग कम खाना खाते हैं, ज़्यादा खाना खा रहे हैं, इस तरह के उल्टे बयान भी सुने हैं, आपने भी सुने होंगे। तो ये बढ़ती हुई मांग को कंज्यूमर, क्योंकि कंज्यूम ज़्यादा हो रहा है या तो जनसंख्या बढ़ रही है, हमारी डिमांड ही बढ़ रही है सब चीज़ों की, उसको पूरा करने के लिए तकनीक और आपका ये इनोवेशन जो आपके जो शोध है वो किस तरह भूमिका निभाते हैं? तो देखो, एक तो जैसे अब आपने ठीक ही कहा कि आदमी जो है ना, अब दोनों चीज़ें हो रही हैं। एक तो आदमी खाने की सोच, मतलब पहले तो पेट भरने वाली बात है नंबर 1। उसके साथ साथ अवेयरनेस आ रही है कि न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी, माने जो आप खा रहे हैं वो न्यूट्रिशियस है कि नहीं, ऐसे ऑर्गेनिक इश्यू है। और ये इंसान में नहीं, अब जानवरों तक भी हम लोग चले गए, मैं आपको बताऊँ। तो क्योंकि जैसे अब तो उसके लिए जो है एक तो जो बायो फोर्टिफाइड कुछ वैरायटी ऐसी हैं जिनमें कि ये ज़्यादा न्यूट्रिएंट है, तो उस पर ध्यान दिया जा रहा है। हाई यील्डिंग वैरायटी पे विशेष ध्यान दिया जा रहा है। और प्रधानमंत्री जी का जो नया है कि भाई यील्ड तो हाई हो रही लेकिन उसकी इनकम हाई हो रही कि नहीं, पहले तो ये ध्यान दो। तो अब ये देखा जा रहा है कि भाई किसान को ये अवेयरनेस हो कि वो इनपुट कॉस्ट कम घटाने की कोशिश करे। उसके लिए आप ये देख रहे हो परंपरागत कृषि विकास योजना है, खेती पे ध्यान दिया जा रहा है कि भाई लोग आज तक क्या था, सस्ता पा लिया, खाद पकड़ो और डालो, आपने जानवर बेच दिए, सब कुछ बेच दिए, तो या आपने अपने जो है धान गेहूँ लगाया तो खेत वैसे बर्बाद कर दिया। तो उसमें आप क्या करें भाई, आप दलहन की फसल लगाओ जिसमें कि, या आप हरी खाद की फसल भी लगाइए। और कोशिश कर रहे हैं कि आप जैसे सपोज 50 किलो नाइट्रोजन की जरूरत है तो कम से कम 10 किलो अपने गोबर से दो। तो आपका एक तो आपकी इनपुट कॉस्ट कम होगी, आपका खेत भी बचेगा और आपका इनकम बढ़ेगी। तो उस पर ध्यान दिया जा रहा है, न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी पे भी ध्यान दिया जा रहा है। और किसानों में सबसे ज़्यादा ज़रूरत है प्रचार की, क्योंकि अब आप सपोज आपने एक कीड़ा देख लिया और आपने मार पेस्टिसाइड लगा दिया, आपने ये नहीं देखा कि भाई ज़रूरत नहीं है। तो उनको ये बता रहे कि कितने कीड़े देखने पे आपने स्प्रे करना है। एक आध कीड़े से आपका वो एक लेवल जो इकोनॉमिक लॉस हो, कितने कीड़े जो इकोनॉमिक लॉस होगा, तो उस पर भी मतलब। तो ये इसमें क्या है, टेक्नोलॉजी को किसानों तक पहुंचाना, अवेयरनेस करना। और मुझे लगता है कि अब नई पीढ़ी खुद ही जो है अब उनको मतलब जो जानकारी आ गई है, पर मेन फोकस यही है कि लोगों का इंटरेस्ट इसमें जगाना है खेती में, ताकि न्यू जनरेशन जो अभी नई जनरेशन है वो भी इसको बड़े साइंटिफिक तरीके से, ऐसे नहीं कि भाई जीवन का एक साधन है खेती करना, वो करे। अब ये वैज्ञानिक रूप में उसको करे, व्यवसाय के रूप से करने, व्यवसाय के रूप में ध्यान देने की बात है। व्यवसायीकरण के लिए उसको जानकारी, उसका ये देना, ये सब चीज़ों की ज़रूरत है जिसपे कि कुछ हद तक काम हो रहा है। मुझे लगता है कि आने वाले समय में इस क्षेत्र में बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। गौर साहब ने कई सारे सवाल आपसे पूछे, इसके अलावा भी कुछ ऐसी बातें हों या कुछ ऐसी चीज़ें हों जो आप हमारे दर्शकों को बताना चाहते हैं, किसानों तक पहुँचाना चाहते हैं इस बात को, तो वो अगर कुछ हो तो वो बता सकते हैं आप, इसमें कुछ और अलग से बात करें। नहीं, मेरा किसान भाइयों से तो मेरा एक अनुरोध है कि एक तो समुचित जो उनके इनपुट हैं, आदान जिनको हम बोलते हैं, वो समुचित डालें। जैसे कि भाई खाद डालनी तो ऐसे नहीं कि डाली ही जाए, प्रॉपर भारत सरकार जैसे गरीबी मिट्टी की जांच करो, किस चीज़ की कमी है वही डालो, पता लगे कि जरूरत है किस चीज़ की, आपने पेस्टिसाइड डाल दिया खाद। दूसरा ये भी देखें कि भाई हमारा जो क्षेत्र है उसमें कौन सी फसल सबसे ज़्यादा उपजाऊ है। हर फसल को लगाने की जरूरत नहीं है हर किसान को, तो आप ये देखें। तीसरा, जो आप चीज़ खरीद रहे हैं, जैसे मैं आपसे कहूँ कि भाई यदि बीज ही है तो बीज को जो खरीद रहे हैं तो आप एक अच्छे जो विक्रेता हैं, जो पंजीकृत विक्रेता है, ऐसा नहीं कि आपने फुटपाथ से उठा के और ले लिया तो आपकी सारी मेहनत बेकार हो गई। तो आप ये देखें कि जहाँ से आप बीज खरीद रहे हैं वो या जो खाद खरीद रहे हैं या पेस्टिसाइड खरीद रहे हैं वो पंजीकृत या अच्छा विक्रेता हो, मतलब ठीक सोर्स, हाँ, रेपुटेड सोर्स से ही आप वो चीज़ें खरीदें और उसकी रसीद जरूर लें। और ये देख लें कि भाई सील वगैरह जो उसका प्रॉपर ऐसा तो नहीं टेम्पर्ड हुआ है, माने उसको तोड़ रखा है, बोल के चेंज कर रखा है।
तो ये सब चीज़ें विशेष ध्यान दें जब आप बीज खरीदें, खाद खरीदें या पेस्टिसाइड खरीद रहे हैं, उस पर विशेष ध्यान दें। और आजकल जो है आपका सोशल मीडिया है या टीवी हो गया, मतलब कम्युनिकेशन बहुत फास्ट है, मीडियम का। हाँ, तो आप लोग उसके संपर्क में रहें खेती करने से, और मतलब पढ़ाई लिखाई करके ही खेती करें, मतलब समझ बूझ के। ऐसा नहीं कि भाई उसने कर दिया, इसने कर दिया। अपना मतलब जो जानकारी का जो स्तर है, ऐसे ही इनपुट में हो गया। ऐसे जब आप बेचने जा रहे हैं तो ये देखें कि भाई कैसा समय है, क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, आपके पास मंडी के क्या रेट चल रहे हैं, वो सब पूरी जानकारी के साथ ही सफाई करके ले जाए, ये ले जाए। तो किसान भाइयों को अब थोड़ा सा प्रोफेशनली जो है ध्यान देना पड़ेगा। धन्यवाद गौड़ साहब, बहुत आपने धन्यवाद। बहुत सारी बातें बताई हमारे दर्शकों को, और हमें उम्मीद है कि आपकी सारी बातों से काफ़ी फ़ायदा उठाएंगे, किसानों को भी काफ़ी इससे जानकारी मिली है। धन्यवाद, नमस्कार, फिर मिलेंगे फिर किसी नए सुपरस्टार के साथ। जय हिंद, जय भारत।